बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए सेम ही चीज़ पढ़ना है। लेकिन यहाँ अब एसओई स्कूल मतलब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं है मतलब समान विद्यालय, दोनों का सिलेबस अलग अलग है और क्वेश्चन जो आएंगे वीकली टेस्ट में वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। फिर भी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो भी रेल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना है और जो भी इसका सही आंसर है उसको कॉपी में लिख कर याद करना है। सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। तो आज हम इस वीडियो में एसओई मतलब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 16/8/2024 को अर्थशास्त्र का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसके पहले मैंने जनरल स्कूल का बताया था। इस वीडियो में हम लोग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और यह अधिकतर एग्जाम में पूछता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश। तो पहला का बी हो जाएगा रैगनर फ्रिश। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। सारे हिट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा J.M. केन्स। उन्होंने 1936 में यह किताब को लिखा था। फिर है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक आपका J.M. केन्स को ही माना जाता है। प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत देकर इन्होंने अर्थशास्त्र की नई व्याख्या प्रस्तुत की थी, इसीलिए इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ऐसे अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हैं। 1776 में अपना किताब लिखे थे राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। लेकिन J.M. केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत देकर पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से उबारा था, जो मंदी 1929-30 में आई थी। तभी से उनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता मान लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह में शामिल है। तो प्रवाह में क्या शामिल है, उपभोग, निवेश, आय या डी उपरोक्त सभी। तो आपका डी हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 50,000 रुपए है। यह रकम किसका उदाहरण है। तो है मतलब रुपया आपके खाते में है मतलब स्टॉक के रूप में जमा है आपका। तो यहाँ पांचवा का ए हो जाएगा स्टॉक। निम्नलिखित में से किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होती है। 4 सेक्टर मॉडल मतलब यहाँ पर आपका परिवार क्षेत्र होना चाहिए जिसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। फिर आपका फर्म होना चाहिए जिसको आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद सरकारी क्षेत्र होना चाहिए जिसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। और विदेशी क्षेत्र होना चाहिए जिसको हम लोग आयात माइनस निर्यात के रूप में डिनोट करेंगे मतलब एक्स माइनस एम। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सातवां है राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों विधि अपनाई जाती है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मुद्रा के कार्य है तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है और धन का संचय भी करता है, इसलिए तीनों गुण है। तो वो हो जाएगा आपका डी। मुद्रा के कार्य क्या हो जाएंगे, तीनों है मतलब डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपका 9वां का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा का पूर्तिकर्ता कौन है। तो मुद्रा का पूर्तिकर्ता जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपया का नोट जारी करता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार एवं बैंकिंग व्यवस्था। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है तो इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी इकाई होती है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक होती है, बड़ा होता है। राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा 1 वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन आय का जोड़ होता है। साधन आय बोलिए या कारक आय बोलिए,
मतलब देश में जो भी उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, सभी के आय को हम जोड़ देंगे तो वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला हो जाएगा NY सिग्मा I बराबर 1 to N FYI, जिसमें F मतलब हो जाएगा साधन फैक्टर और Y हो जाएगा आपका I। तो यहाँ पर साधन आय को जोड़ देंगे मतलब सिग्मा कर देंगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ NY क्या है तो आपका राष्ट्रीय आय है, सिग्मा कुल जोड़ है, FY कारक आय है। कारक आय में क्या हो जाएगा, मजदूरी जो किसको मिलता है, श्रम को, लगान भूमि को मिलता है, ब्याज पूंजी को मिलता है और लाभ साहसी को मिलता है। और इसमें जो आप N देख रहे हैं ये क्या है, तो एक देश के सभी समान निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोग वस्तु एवं पूंजीगत वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो उपभोग वस्तु, उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती है और उन्हें आगे की किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा बना, आटा के बाद रोटी बना और रोटी को उपभोक्ता खा गया तो अंतिम वस्तु क्या हो जाएगी, रोटी कहलाएगी। वही होगा उपभोग वस्तु मतलब अंतिम वस्तु। अगला है पूंजीगत वस्तु। तो पूंजीगत वस्तुओं के उस स्टॉक को सूचित करती है जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है और जो स्वयं उत्पादित किया जाता है। दूसरे शब्दों में पूंजी उन उत्पादक वस्तुओं को सूचित करती है जिनका प्रयोग उपभोग के लिए नहीं किया जाता है बल्कि अगली उत्पादन प्रक्रिया में पुनः विनियोजित कर किया जाता है। मतलब पूंजीगत वस्तु क्या है तो उसको उपभोग में नहीं लाते हैं बल्कि सेवाओं को उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए लाते हैं या फिर उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं तो उत्पादन करने के लिए। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है पूंजीगत वस्तु जिससे हम उत्पादन प्रक्रिया को आगे फिर बढ़ाते हैं। मुद्रा की पूर्ति क्या है, तो एक देश की मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय है चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक। मतलब देश में जो भी एक साल में मुद्रा है आपका, सिक्का, ड्राफ्ट, हुंडी, मतलब जितना तरह का स्टॉक है मुद्रा का वही मुद्रा की पूर्ति कहलाएगा। मुद्रा आपूर्ति मुद्रा स्टॉक के उस भाग को सम्मिलित करती है जो जनता द्वारा व्यय योग्य रूप में रखी जाती है। केंद्र सरकार के पास रखे नगद कोष, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के पास रखे गए नगद कोष मुद्रा आपूर्ति के अंग नहीं होते क्योंकि ये कोष देश में चलन में नहीं होते। मतलब जो मुद्रा चलन में हो जिसको हम लोग खर्च करने के लिए रखते हैं, चाहे बैंक में रखते हैं, जब जरूरत होता है तुरंत निकाल के खर्चा करते हैं, तो वो सब जो है वो मुद्रा पूर्ति कहलाएगा। और जो स्टॉक में रखा रहता है, फिक्स रखा रहता है या सरकार के पास रखा रहता है, वो सब मुद्रा पूर्ति नहीं कहलाएगा। अगला है दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बताएं। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र फर्म व परिवार होते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं, यहाँ दो बार लिखा गया है परिवार फर्मों को, यहाँ पर लिखना है परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, बदले में फर्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवार को करती है। इसी प्रकार फर्म परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है, परिवार वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। परिवार उत्पादक क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं। फर्म परिवारों को मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करती है। इसे इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। देखिए परिवार एक क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र, तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो गया। परिवार के पास क्या है तो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम जो है वो परिवार के पास है। परिवार है सो फर्म को भूमि, श्रम, पूंजी प्रबंध उधार में देता है। अब साधन का प्रयोग करके ये क्या करता है, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा और ये परिवार को देगा। तो और जो इसका साधन, परिवार का साधन का ये जो प्रयोग किया उसके बदले ये फर्म परिवार को भुगतान करेगा किस रूप में, तो भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में और उद्यम को साहसी के रूप में क्या करेगा, साधन भुगतान करेगा। और परिवार वस्तु और सेवा का यदि उपभोग कर रहा है तो उसके बदले वह फर्म को वस्तु और सेवाओं का भुगतान करेगा। तो इन्हीं के बीच आय घूमते रहता है, इसलिए दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई।
केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या है? तो पहला काम है मुद्रा जारी करना। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राह्य रूप में घोषित होती है। विधिग्राह्य रूप में घोषित करने मतलब इसको कानूनी मान्यता रहती है, जिसे कोई भी आदमी यदि मुद्रा के रूप में भुगतान करता है तो उसे वो भुगतान स्वीकार करना ही है, क्योंकि उसे कानूनी मान्यता मिली हुई रहती है। दूसरा है सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार बैंकर के रूप में या सरकारी विभागों के खाते में रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। तीसरा है बैंकों का बैंक। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उसके धन की अदायगी कर सके। बैंकों का बैंक कहने मतलब है केंद्रीय बैंक सब बैंक का बॉस होता है। फिर है बैंकों का निरीक्षण। बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके लिए निम्न कार्य करता है। पहला, वाणिज्य बैंकों को लाइसेंस जारी करना। देश के विभिन्न भागों और विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलाकर उनका विस्तार करना और वाणिज्य बैंकों का विलयन तथा बैंकों का परिसमापन। पांचवा कार्य है अंतिम ऋणदाता। छठा कार्य है देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण। सातवां है समाशोधन गृह का कार्य। आठवां साख मुद्रा का नियंत्रण। नौवां आंकड़े इकट्ठा करना। 10वां अन्य कार्य जिसमें कृषि वित्त है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन है, मुद्रा तथा बिल बाजार है, फटे नोट वापस लेना है। तो ये सब रिजर्व बैंक के कार्य है या केंद्रीय बैंक के कार्य है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अर्थशास्त्र क्लास 12 का प्रश्नों के उत्तर है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।